चलिए आज हम बात करते हैं राजनीतिक पार्टियों से जुड़ी एक खबर के बारे में जिसमें कि बीजेपी जो है वो अहम भूमिका निभाता है। बीजेपी कैसे मैन है और क्या इस न्यूज़ में बताया गया है, इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले खबर देखें तो बीजेपी बैक्स 83% ऑफ 915 करोड़ रूटेड वीआई टाटा ग्रुप कंट्रोल ट्रस्ट, यानी कि टाटा समूह नियंत्रित ट्रस्ट के माध्यम से भेजे गए 915 करोड़ रुपए में से 83% जो है वो भाजपा को मिले हैं। चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से राजनीतिक जो चंदे हैं उनसे पता चलता है कि भाजपा को 2024 से 25 में 959 जो करोड़ रुपए का जो जो भरकम जो चंदा है वो मिला है, जिसमें टाटा समूह के प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 757.6 करोड़ रुपए का योगदान दिया। कांग्रेस को ट्रस्ट के माध्यम से 313 करोड़ रुपए की अधिक मिले, जबकि भाजपा को अधिक मिले। ये क्यों मिले और ये ट्रस्टों अन्य जो ट्रस्ट हैं उनके माध्यम से भी बीजेपी को कुछ जो अन्य चंदे हैं वो भी मिले हैं, उन पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले खबर देखें तो यह खबर टाटा समूह के प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए चंदे से संबंधित है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा या बीजेपी को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है। चंदे के अगर स्रोत की बात करें, चंदे के अगर हम स्रोत की बात करें तो चंदे का जो स्रोत है वो टाटा समूह के भीतर 15 विभिन्न कंपनियां थीं जिन्होंने सामूहिक रूप से प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट यानी कि पीईटी के माध्यम से दान दिया है। प्रमुख जो योगदानकर्ता हैं उनकी बात करें तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसने 308 करोड़ रुपए दिए हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसने 270 करोड़ रुपए दिए हैं। टाटा स्टील लिमिटेड की बात करें तो इसने 173 करोड़ रुपए दिए हैं। टाटा मोटर्स की बात करें तो इसने 49.4 करोड़ रुपए दिए हैं। द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की बात करें तो उसने 39.5 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा एलेक्सी और टाटा ऑटोकॉम्स की बात करें तो इन्होंने प्रत्येक ने मिलकर लगभग 19.7 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। ये सभी जो योगदान है वो 2 अप्रैल 2024 को दिए गए थे। उसी दिन ट्रस्ट ने अधिकांश राजनीतिक दलों को धनराशि वितरित की थी। आपके पास जो जितने भी जो चंदा जो है वो दिया गया है जो जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को, वो सभी इन ट्रस्टों ने मिलकर जो है वो दिए हैं। भाजपा को कितना मिला उस पर बात करें तो भाजपा जो है बीजेपी, उसको कुल 915 करोड़ रुपए के चंदे में से 757.5 करोड़ रुपए का हिस्सा मिला है, यानी कि सबसे जो अधिक जो हिस्सा है वो बीजेपी सरकार को ही मिला है। अन्य पार्टियों को कितना मिला अगर इसकी बात करें तो प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट द्वारा कुल 915 करोड़ रुपए के चंदे दिए गए हैं, जिनमें अन्य पार्टियों को भी हिस्सा मिला है। अगर कांग्रेस की बात करें इसमें तो कांग्रेस को 77.3 करोड़ रुपए जो कुल चंदे का लगभग 8.5% था। कुछ 8 क्षेत्रीय जो दल हैं उनकी बात करें तो 8 अन्य राजनीतिक दलों में से प्रत्येक को 10 करोड़ रुपए मिले हैं। इनमें अगर इन 8 दलों में शामिल अगर हम बात करें तो उनमें शामिल है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस और द्रविड़ मुन्नेर कंडम, शिवसेना, बीजू जनता दल, YSR कांग्रेस पार्टी, जनता दल यानी कि यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की और भारत राष्ट्र समिति, ये शामिल है। 8 अन्य जो दल हैं उनमें ये सभी शामिल है। इस प्रकार भाजपा को 757.6 करोड़ रुपए और शेष 157.3 करोड़ रुपए अन्य 9 पार्टियों के बीच वितरित किए गए हैं।
अब बात करें अन्य ट्रस्टों से प्राप्त भाजपा को चंदा, यानी कि अन्य ट्रस्टों से अन्य किन किन ट्रस्टों से भाजपा को जो चंदा है वो प्राप्त हुआ है। तो भाजपा को अन्य इलेक्ट्रोलिक ट्रस्ट यानी कि प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रोलिक ट्रस्ट के अलावा महत्वपूर्ण चंदा मिला है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में ट्रस्टों के माध्यम से उनकी कुल आय लगभग 959 करोड़ रुपए हो गई है। अन्य ट्रस्टों में शामिल है न्यू डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल ट्रस्ट जिसने कि 150 करोड़ रुपए दिए हैं, हार्मनी इलेक्टोरल ट्रस्ट जिसने 3.1 करोड़ रुपए दिए हैं, टाइम्प इलेक्टोरल ट्रस्ट की बात करें तो इन्होंने 21 करोड़ रुपए दिए हैं। वहीं जन कल्याण इलेक्ट्रॉनिक ट्रस्ट की बात करें तो इन्होंने 9.5 लाख रुपए दिए हैं। और ING गारंटिंग इलेक्ट्रोल अगर ट्रस्ट की बात करें तो उन्होंने 7.75 लाख रुपए दिए हैं। इसके अलावा टाटा समूह द्वारा नियंत्रित प्रोग्रेसिव इलेक्ट्रोलिक ट्रस्ट ने 757 करोड़ दिए हैं, जिनकी हम आप पहले ही चर्चा कर चुके हैं। अब बात करें बीजेपी को ही इतना क्यों मिला, यानी कि अकेली सिंगल पार्टी को ही इतना क्यों मिला, जबकि अन्य पार्टी जो है वो 10% में शामिल थी। तो भाजपा को इतना बड़ा हिस्सा मिलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि भारत को कॉरपोरेशन फंडिंग के पैटर्न और राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाते हैं। जैसे हम बात करें सत्ताधारी दल की, तो भाजपा वर्तमान में केंद्र में वो सत्ताधारी पार्टी है। ऐतिहासिक रूप से भारत में कॉरपोरेट दान का एक बड़ा हिस्सा सत्ताधारी दल को जाता है, क्योंकि दाता मानते हैं कि इससे नीति निर्माण में उनकी पहुंच और जो प्रभाव है वो बढ़ेगा। कंपनियां अक्सर उन पार्टियों का समर्थन करती हैं जिनके सत्ता में रहने की संभावना अधिक होती है। सबसे अगर बड़े प्राप्तकर्ता की बात करें तो भाजपा पिछले कई वर्षों से इलेक्ट्रोलिक बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट के माध्यम से राजनीतिक चंदे की सबसे बड़ी प्राप्तकर्ता रही है। 2023 से 24 में भी भाजपा को सभी राजनीतिक दलों के मिले कुल दान को 88% प्राप्त हुआ था। यह स्थापित पैटर्न दर्शाता है कि कॉरपोरेशन क्षेत्र का भरोसा भाजपा पर अधिक है। सरकार की अगर नीतियों की बात करें तो जो कुछ विश्लेषक हैं उनमें इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि टाटा समूह द्वारा यह दान केंद्र सरकार द्वारा उनकी सेमीकंडक्टर परियोजनाओं के लिए 44,000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी को मंजूरी दिए जाने के कुछ हफ्ते बाद आया। हालांकि इस बात का कोई सीधा प्रमाण नहीं है कि यह कोई एक यानी कि क्विड प्रो क्विव यानी कि एक बदले एक व्यवस्था थी, लेकिन समय के इस संयोग ने संभावित साठगांठ पर जो सवाल है वो उठाए हैं। अन्य ट्रस्टों के अगर पैटर्न की बात करें तो प्रूडेंट इलेक्ट्रोलिक ट्रस्ट जो एक और सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलिक ट्रस्ट है ने भी अपने कुल दान का लगभग 67% भाजपा को दिया था। यह दर्शाता है कि टाटा ट्रस्ट का दान किसी एक मामले में अपवाद नहीं है, बल्कि एक व्यापक कॉरपोरेट फंडिंग पैटर्न का हिस्सा है। अगर बीजेपी को ही क्यों मिला, अगर इसको संक्षिप्त में बताऊं तो भाजपा के राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत राजनीतिक स्थिति और सत्ता में निरंतरता, साथ ही सरकारी परियोजनाओं के लिए हालिया मंजूरी जैसे कारक इन बड़ी दान के पीछे के प्रमुख कारण माने जाते हैं। अब हम बात करें पारदर्शिता पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसले की बात करें तो असंवैधानिक घोषित 15 फरवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया था। सूचना के अधिकार के अगर उल्लंघन की बात करें तो कोर्ट ने माना कि यह योजना संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट यानी कि ए के तहत नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। गुमनामी समाप्त करने की बात करें तो यह फैसला राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ी जीत माना गया है, क्योंकि इसने दाताओं की गुमनामी को समाप्त कर दिया। डेटा जारी करने की अगर निर्देशों की बात करें तो कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI जो बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत एकमात्र बैंक था को 12 अप्रैल 2019 में अब तक खरीदे गए सभी बॉन्ड का वितरण यानी कि खरीदार और प्राप्तकर्ता पार्टी चुनाव आयोग ECI को सौंपने का निर्देश दिया। अब बात करें चुनावी बॉन्ड के बाद की स्थिति यानी कि वर्तमान स्थिति के बारे में।
तो ट्रस्टों पर निर्भरता। चुनावी बॉन्ड योजना रद्द होने के बाद राजनीतिक दलों ने धन उगाही के लिए इलेक्टोरल ट्रस्ट और सीधे कॉरपोरेट योगदान पर अपनी जो निर्भरता है वो बढ़ा दी है। फंडिंग में संरचनात्मक अगर बदलाव की बात करें तो 2024 से 25 वित्तीय वर्ष जो बॉन्ड के बाद का पहला पूर्व वर्ष है, राजनीतिक वित्त पोषण में एक संरचनात्मक बदलाव को दर्शाता है, जिसमें उच्च मूल्य के दान के लिए ट्रस्ट प्रमुख माध्यम बन गई है। ईसीआई के अगर प्रमुख नियमों की बात करें तो भारत के चुनाव आयोग और आयकर विभाग इलेक्टोरल ट्रस्ट योजना की निगरानी करते हैं, जिसमें पारदर्शिता के लिए कई नियम बनाए गए हैं। हालांकि विशेषज्ञ अभी भी कुछ कमियों की ओर इशारा भी करते हैं। अगर इन नियमों की और दिशा निर्देशों की बात करें तो पंजीकरण और अनुमोदन। ट्रस्टों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकरण होना चाहिए और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBTD से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। गैर नकदी लेन देन की बात करें तो दान केवल खाते में भुगतान वाले चेक, डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से स्वीकार किए जाने चाहिए। नगद योगदान पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अनिवार्य अगर वितरण की बात करें तो ट्रस्टों को एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल योगदान का कम से कम 95% पंजीकरण राजनीतिक दलों को वितरण करना आवश्यक है। खुलासे की अगर आवश्यकता की बात करें तो ट्रस्टों को दाताओं के पिन वितरण और दान की राशि सहित विस्तृत लेखा जोखा रखना पड़ता है। उन्हें आयकर विभाग और ईसीआई को वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है, जिसमें दाताओं, प्राप्तकर्ता दलों और वितरण का विवरण होता है। कंपनियों को भी अपनी वार्षिक ऑडिट में 20,000 से अधिक के किसी भी योगदान का खुलासा करना पड़ता है। स्रोत पर अगर प्रतिबंध की बात करें तो ट्रस्ट सरकारी कंपनियों या विदेशी स्रोतों से दान स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब बात करें वर्तमान प्रणाली में पारदर्शिता की चुनौतियों के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पारदर्शिता बढ़ी है, क्योंकि दाताओं और प्राप्तकर्ताओं की पहचान अब पूरी तरह से गुमनाम नहीं जैसा कि चुनावी बॉन्ड में था। हालांकि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जैसे संगठनों ने चिंता जताई है कि मिलान में कठिनाई, जबकि दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं के वितरण अलग अलग ईसीआई को प्रस्तुत किए जाते हैं। जनता के लिए यह स्पष्ट रूप से मिलान करना मुश्किल हो जाता है कि किस विशिष्ट कंपनी ने किस पार्टी को कितना धन दिया। ढीला विनिमय ढांचे की बात करें तो कुछ जो विशेषज्ञ हैं उनका तर्क है कि कुछ फंडिंग की निगरानी के लिए मौजूदा ढांचा अभी भी कमजोर है, जिससे कंपनियों और पार्टियों के बीच संभावित क्विड प्रो क्वो यानी कि या फिर हम बात करें प्रभाव के लिए लेन देन की संभावना बनी रहती है। अब हम बात करें एडीआर की मुख्य चिंताओं और कमियों के बारे में, तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता की कमी को लेकर कई चिंताएं जताई हैं, खासकर चुनावी बॉन्ड के बाद की स्थिति में इलेक्टोरल ट्रस्ट की भूमिका पर। बात करें ज्ञान स्रोतों से आय के बारे में तो एडीआर की रिपोर्ट से पता चलता है कि भारतीय राजनीतिक दलों द्वारा घोषित आय एक बड़ा प्रतिशत 2022 से 23 में लगभग 60% अभी भी अज्ञात स्रोतों से आता है। चुनावी बॉन्ड इस अज्ञात फंडिंग का लगभग 95% हिस्सा थे। अपारदर्शी कानूनी ढांचे की बात करें तो एडीआर का तर्क है कि चुनावी बॉन्ड योजना ने जानबूझकर अपारदर्शिता अपासिटी का एक कानूनी ढांचा तैयार किया, जिससे असीमित कॉरपोरेट दान की अनुमति मिली और दाताओं की पहचान जनता से छिपी रही। प्रभावी प्रकटीकरण के अगर अभाव की बात करें तो ट्रस्टों को वितरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। एडीआर ने पाया कि सभी पंजीकरण ट्रस्ट दान की रिपोर्ट नहीं करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में केवल 1/3 पंजीकरण इलेक्टोरल ट्रस्ट ने दान प्राप्त करने की सूचना दी। बात करें मिलान में कठिनाई की
तो दानदाताओं और प्राप्तकर्ता दलों के वितरण अलग अलग ईसीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं, जिससे जनता के लिए यह स्पष्ट रूप से मिलान करना जटिल हो जाता है कि किस विशिष्ट कंपनी ने किस पार्टी को कितना धन दिया। सत्ताधारी दल के अगर प्रभुत्व की बात करें तो एडीआर ने बार बार बताया है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट के दान का एक बहुत बड़ा हिस्सा अक्सर 70 से 80% से अधिक सत्ताधारी पार्टी को जाता है, जिससे फंडिंग परिदृश्य में एक असमानता पैदा होती है और क्रोनी कैपिटलिज्म की संभावना का संकेत मिलता है, जो अभी भी हुआ है, क्योंकि अभी भी 24 से 25 की डिफरेंस में इलेक्टोरल दल ने बीजेपी को अपने जो 757 जो करोड़ जो रुपए दिए हैं वो अन्य पार्टियों की तुलना में मतभेद है और असमानता जो है वो काफ़ी पैदा करता है, क्योंकि कांग्रेस को इतना हिस्सा मिला है, वहीं हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को इतना हिस्सा मिला है, जो कि काफ़ी मात्रा में इन दोनों के बीच में असमानता पैदा करता है। बात करें एडीआर ने भारत में राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता के लिए इसमें अभी एक पॉइंट रह गया था कि सरकारी प्रभाव की संभावना। बॉन्ड योजना ने भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा अप्रबंधित गुमनाम वित्त पोषण की अनुमति दी, जिससे भारतीय लोकतंत्र पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते थे और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल सकता था। अगर एडीआर की मुख्य चिंताओं और कमियों को अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं तो एडीआर की प्राथमिक चिंता यह है कि मौजूदा प्रणाली हालांकि बॉन्ड योजना की तुलना में थोड़ी बेहतर है, फिर भी पूरी तरह से पारदर्शी नहीं है और बड़े कॉरपोरेट प्रभाव और अज्ञात धन की प्रभाव के लिए रास्ते छोड़ती है। अब बात करेंगे हम एडीआर ने राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण सिफारिशें दी हैं। क्या सिफारिशें दी हैं, इन पर भी हम बात करते हैं। तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भारत में राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता के लिए महत्वपूर्ण जो सिफारिशें दी हैं, जिनमें शामिल है आरटीआई के दायरे में लाएं। सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 2005 के दायरे में लाया जाना चाहिए। यह जनता को पार्टियों के वित्त पोषण के बारे में विस्तृत जानकारी मांगने का अधिकार देगा। सभी दाताओं के पूर्ण प्रकटीकरण की बात करें तो सभी दाताओं का पूरा वितरण सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए, भले ही दान की राशि कुछ भी हो। 2 लाख की मौजूदा सीमा को समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में 65% से अधिक धन अज्ञात स्रोतों से आता है। सीएजे ऑडिट की बात करें तो राजनीतिक दलों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय दस्तावेजों की वार्षिक जांच यानी कि नियंत्रण और महालेखा परीक्षण सीएजी और चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित एक स्वतंत्र निकाय द्वारा की जानी चाहिए। प्रकटीकरण मानदंडों के अगर सख्त प्रवर्तन की बात करें तो प्रकटीकरण प्रावधानों का पालन न करने वाली पार्टियों पर कर लाभ होने के अलावा सख्त जुर्माना लगाया जाना चाहिए। पीएनआई वितरण अनिवार्य की बात करें तो 2 लाख से अधिक के सभी दान के लिए पैन वितरण अनिवार्य होना चाहिए। कुशल जांच की बात करें तो ईसीआई को निष्क्रिय पड़ी पार्टियों की जांच करनी चाहिए जो चुनाव नहीं लड़ती लेकिन दान प्राप्त करती हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे फंडिंग प्रणाली का दुरुपयोग न करें। डिजिटल भुगतान को बढ़ावे की बात करें तो डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन कूपन की बिक्री जैसे गुमनाम दान के अन्य रूपों को भी सख्ती से विनियमित या प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ये जो सिफारिशें हैं वो पारदर्शिता बढ़ाने और यह सुनिश्चित करने के लिए है कि राजनीतिक वित्त पोषण का उपयोग भ्रष्टाचार के लिए नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए किया जाना चाहिए। अब हम बात करें, तभी से हम बात कर रहे हैं एडीआर हमने यहाँ पर भी बात की, यहाँ पर भी हमने एडीआर के बारे में बात की, हमने यहाँ पर भी एडीआर के बारे में बात की। आप सोच रहे होंगे कि ये एडीआर क्या है, तो अब हम एडीआर के बारे में बात करते हैं। एडीआर क्या है? तो एडीआर की बात करें तो एडीआर का मतलब है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है। यह एक गैर
पक्षपातपूर्ण गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो भारत में चुनावी और राजनीतिक सुधारों के क्षेत्र में काम करता है। अगर इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं और इसके जो मुख्य कार्य हैं उनकी बात करें तो इसके कार्यों में शामिल है शासन में सुधार। इसका मुख्य लक्ष्य चुनावी प्रक्रिया में निरंतर काम के माध्यम से भारत में शासन में सुधार करना और लोकतंत्र को मजबूत करना है। अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ की बात करें तो एडीआर राजनीतिक प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ वकालत करता है। मतदाताओं को सशक्त बनाने की बात करें तो यह चुनाव से पहले उम्मीदवारों और पार्टियों से संबंधित जानकारी जैसे कि आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय वितरण और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के अधिक प्रसार के माध्यम से मतदाताओं को सशक्त बनाता है ताकि वे सूचित निर्णय ले सकें। पारदर्शिता और जवाबदेही की बात करें तो एडीआर राजनीतिक दलों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और आंतरिक पार्टी लोकतंत्र लाने पर जोर देता है। रिपोर्ट और विश्लेषण की बात करें तो यह राजनीतिक दलों की फंडिंग, दान वितरण, आयकर पैटर्न और नियमों का विश्लेषण करने वाली विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित करता है, जैसा कि हमने पिछली जो बातचीत अभी की है उसमें बताया भी है। कानूनी वकालत की बात करें तो एडीआर राजनीतिक और चुनावी सुधारों के लिए कानूनी वकालत भी करता है और जनहित याचनाएं जैसे कि PILS दायरा करता है, जिनके परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण अदालती फैसले आए हैं, जैसे कि उम्मीदवार के लिए चुनावों से पहले अपनी पृष्ठभूमि का खुलासा करना अनिवार्य है। अब बात करें सुधार के लिए संभावित रोड मैप। सुधार के लिए अगर हम जो रोड मैप है उसकी बात करें तो एडीआर द्वारा सुझाई गई सिफारिशों के आधार पर भारत में राजनीतिक फंडिंग में सुधार के लिए एक संभावित रोड मैप जो है वो एडीआर द्वारा सुझाया गया है। यह रोड मैप जो है वो पारदर्शिता बढ़ाने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कॉरपोरेट प्रभाव को कम करने पर केंद्रित है, जैसे कि राजनीतिक दलों को रति के दायरे में लाना। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम सभी राजनीतिक दलों को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 RTI एक्ट के दायरे में लाना होगा, जिससे नागरिक उनके वित्तीय रिकॉर्ड की जांच कर सके। पूर्ण प्रकटीकरण अनिवार्य करने की बात करें तो 2 लाख की वर्तमान सीमा को हटा दिया जाना चाहिए और सभी दाताओं की पहचान, दान की राशि और पैन वितरण का सार्वजनिक रूप से खुलासा अनिवार्य होना चाहिए, चाहे राशि कितनी भी कम हो। स्वतंत्र ऑडिट और निगरानी की बात करें तो राजनीतिक दलों के खातों का ऑडिट भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण CAG या ECI द्वारा अनुमोदित एक स्वतंत्र निकाय द्वारा किया जाना चाहिए। सशक्त प्रवर्तन और दंड की बात करें तो नियमों का पालन न करने वाली पार्टियों पर सख्त वित्तीय जुर्माना लगाया जाना चाहिए या गंभीर उल्लंघनों के मामले में उनकी कर छूट रद्द की जानी चाहिए। गुमनामी के रास्ते को बंद करने की बात करें तो चुनावी कूपन की बिक्री जैसे तरीकों को विनियमित या प्रतिबंधित किया जाना चाहिए जो अभी भी गुमनाम धन की अनुमति देते हैं। निष्क्रिय पार्टियों की अगर जांच की बात करें तो उन राजनीतिक दलों की सक्रिय जांच होनी चाहिए जो चुनाव नहीं लड़ती लेकिन धन इकट्ठा करती हैं, ताकि धन की हेराफेरी को रोका जा सके। सरकारी ठेकेदारों से जो दान प्राप्त होता है उस पर प्रतिबंध की बात करें तो सरकारी परियोजनाएं या ठेकों से लाभान्वित होने वाली कंपनियों से राजनीतिक दलों को दान पर पूर्ण प्रतिबंध पर विचार किया जा सकता है, ताकि क्विड प्रो क्वो की संभावना को समाप्त किया जा सके। इन कदमों के माध्यम से भारत अपनी राजनीतिक फंडिंग प्रणाली को इन कदमों के माध्यम से अपनी राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च प्रथाओं के साथ जुड़ सकता है और एक अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेही लोकतंत्र की दिशा में भी बढ़ सकता है। धन्यवाद।